हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा और आप सब हैं मेरे सुपर स्टूडेंट। तो चलिए सुपर स्टूडेंट, सुपर टीचर बनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आ गया है वो समय जहां पर आपके इम्तिहान को बहुत ही कम समय बचा है और इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। यहाँ पर मैं आपके लिए 40 नंबर जो जीएस के प्रश्न आएंगे और साथ ही साथ एसएसटी के बहुत सारे प्रश्न जो इतिहास से संबंधित हैं वो दोनों चीज़ें करवाऊंगा। तो आप इस क्लास को पूरा देख सकते हैं और बहुत जल्दी ही मैं आपको या तो आज शाम को रात में 10 के आसपास मैं आपको एनसीईआरटी का क्विक रिवीजन भी करवाने जा रहा हूं, जहां पर मैं हिस्ट्री के चैप्टर जो होंगे उसको चैप्टर वाइज करवा दूंगा, लाइन टू लाइन ये आपको बता दूंगा। ये लाइन महत्वपूर्ण है, ये लाइन महत्वपूर्ण नहीं है, तो केवल वही लोग जुड़े जो हिस्ट्री को एक बार रिवीजन करना चाहते हैं। यहाँ पर भी बहुत ढेरों सारे हिस्ट्री के आपको मैं प्रश्न लेकर आया हूं साथ साथ, है ना। और एक दिन केवल और केवल हिस्ट्री का ही मैं आपको एनालिसिस करवा दूंगा पूरा की पूरा, जिसमें प्राचीन भारत भी होगा, मेडिवल इंडिया भी होगा और इसके बाद मॉडर्न इंडिया भी होगा। तो चलिए प्रारंभ कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास और मेरे साथ जुड़ जाओ। एसएसटी विद राज राणा आखिरी चरण चल रहा है, ठीक है। एसएसटी का सामाजिक अध्ययन का और 12 बजे क्लास होती है, इस क्लास को भी आप जरूर ज्वाइन कर लिया करें। वहां पर मैं आपको ज्योग्राफी करा रहा हूं। यहां पर बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती, अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, टेस्ट दे सकते हैं आप। टेक्स्ट बुक पास प्रो है ये। 750 से ज़्यादा एग्जाम होंगे यहाँ पे। 75,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट हैं। 22,000 से ज़्यादा पीवाईपी है। याद रखना, अनलिमिटेड आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसे आप परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम रुपयों में है ये और 229 टेस्ट हैं। जितना भी टेस्ट आप देना चाहो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, ये टेस्ट जरूर दे लो, ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी है ना। हाँ, 40 मार्क्स में और 1 to 5 के लिए तो पूरा का पूरा है, ठीक है। 6 to 8 वालों के लिए भी है, क्योंकि 40 नंबर तो सबका आएंगे। तो वो सारे लोग इस क्लास को अच्छे से देख लें, बढ़िया तरह से देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कहाँ तक पहुँचता है। चलो, तो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के लिए ये है और आज करंट अफेयर्स भी दे रखा है इसमें काफ़ी। मैंने आज आपको काफ़ी करंट अफेयर्स भी कराऊंगा, तो वो भी आप ध्यान रखना। आज मैं आपको हिस्ट्री के तो क्वेश्चन कराऊंगा ही, ठीक है। इसके अलावा जो 40 क्वेश्चन जीएस के हैं वो भी कराऊंगा, साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी आपको कराने वाला हूं। कुछ बिहार जीके के भी प्रश्न हैं। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन था, ये बताओ। जॉर्ज पंचम था, जॉर्ज षष्ठम था, राजा एडवर्ड सप्तम था या उपरोक्त में से कोई नहीं था, बताओ। पहला प्रश्न आप लोगों के लिए ये है। चलो जल्दी जल्दी आंसर बता दो, है ना। चलो जल्दी जल्दी आंसर बताओ। सीपी पांडे, श्रेया गुप्ता, चांदनी जयमाला राज और धनंजय शना, निधि कुमारी, नीलम, राघवेंद्र, श्वेता सुमन, राघवेंद्र सुमन, राघवेंद्र। एक आंसर बताना सारे लोग। तुम जब इतने लोग बता रहे हैं तो मैं क्यों तुम्हारे विरुद्ध जाऊं, है ना। चला जाऊं तुम्हारे विरुद्ध, आ जाओ। जॉर्ज षष्ठम था उस समय पर, आपको ये याद रखना। जॉर्ज पंचम नहीं था। जॉर्ज पंचम तो यहां पर आया था जब दिल्ली, ठीक है, जब दिल्ली की राजधानी परिवर्तित हुई थी, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जॉर्ज पंचमी तो आया था यहाँ पर उस समय पर, है वो 1912 की बात है। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तब तक जिंदा थोड़ी होगा वो, है ना, जिंदा थोड़ी होगा ना वहाँ पर। तो आप याद रखो, जॉर्ज षष्ठम इज राइट आंसर। राइट हो ना। कुमारी रोमा, बेबी कुमारी, है ना। नीतू यादव, आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ठीक है। पहला ही गलत है, अब बोनी ही खराब हो गई। सना कह रही हो कि बात तो सर बोनी खराब हो गई, है ना। अब ये है आपके स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल। याद रखो, यहां से एक प्रश्न आपसे आएगा। एक प्रश्न, एक क्वेश्चन तो यहां से आना ही है कि हमारे यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू कौन थे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले, यानी ये विदेश मंत्री थे और प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। वैसे विदेशों में पढ़े थे तो विदेश मंत्री रहेंगे, प्रधानमंत्री तो तुम्हें आपको पता ही है, याद होगा और याद तो आप रखोगे ही। इसके बाद है भाई होता भैया घर में, तो याद रखना। और भैया को सारी सूचना पता रहती है आपकी, ये भी आपको पता होगा आप क्या कर रहे हो, किससे फ़ोन पे बात कर रहे हो, किस पर नहीं कर रहे हो, भैया बहुत जल्दी पता कर लेता है। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना क्या है कि सरदार वल्लभ भाई, तो भाई क्या है, गृह, और गृह में सूचना प्रसारण का काम भैया पे ही होता है ना। समझ में कि नहीं। इसके बाद है प्रसाद, तो प्रसाद को हम खाते हैं, याद रखना। और आज़ाद तब होते हैं जब हमारे पास शिक्षा हो, ठीक है नहीं। आज़ाद हम तब होते हैं जब हमारे पास शिक्षा हो, ओके। इसके बाद रेलवे में होते हैं जॉन, ठीक है। और कानून मंत्री हैं BR अम्बेडकर,
ठीक है। जीवन चलाने के लिए जरूरत होती है श्रम की और रक्षा करने के लिए जरूरत है बल की, है ना। और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा अगर एक बार अमृत पी लोगे। अमृत पी के आपका स्वास्थ्य कभी खराब नहीं होगा, यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए। साथ ही सी से क्या बनता है, CH भावा, सी से ही क्या बनता है, कॉमर्स, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। रफ़ी अहमद किदवई, तो मोहम्मद रफ़ीक जहां गाना गाते थे 4 चांद लगा देते थे, ये आपको पता होगा। और सड़गुड़म सेट्टी, सेट्टी जो सेठ लोगों के पास पैसा होता है यानी वित्त है, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ओके, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अब ये अपने आप याद रखना ना, उद्योग एवं आपूर्ति। और गॉडगिल, गॉडगिल यानी गॉड, गॉड क्या है अपने आप में, ऊर्जा है, तो ऐसे कहते हैं गॉड क्या है अपने आप में, ऊर्जा है, तो दैट्स द राइट आंसर, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता दिए हैं, अब आप ठीक है, आराम से घर जाओ, घर बैठो, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा और उसको आप अच्छे से लगा के आ जाना, गलत मत करना। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था 1833 में, 1853 में, 1858 में और 1882 में। बताओ, न्यायिक सेवाओं के लिए यानी अगर आपको जज बनना है तो फिर आपको परीक्षा देनी पड़ेगी भैया, याद रखना, है ना, परीक्षा दो। और ये वाला सिद्धांत अंग्रेजों ने कब स्वीकार किया था भारत में, बताओगे इसका आंसर, बताओ। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, 1853, 1853 चार्टर एक्ट था, उसमें ये सिद्धांत को स्वीकार किया गया था कि नागरिक सेवाओं के जरिए अब आपको जज भी मिल जाएंगे, पेपर से आपको जज मिलेंगे, समझ में आएगा नहीं। तो चलें आगे। निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था, बताइए। विधान परिषद भारत में कब बनी थी, तो इसका सृजन किया था चार्टर एक्ट 1793, 13, 53 और 33। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी बताओ, ठीक है। ना पता तो कोई बात नहीं, लापता मत हो जाना, ना पता हो तो लापता नहीं होना है, 1853 लगा के आना है ना। विधान परिषद कहाँ है, 53 है, 53, 53, 53, 53, 53, आंख बंद करके बोलते जाओ, 53, 53, 53, 53, 53, 53, विधान परिषद 53, विधान परिषद 53, है ना, ऐसे करके याद रखना। अभी हाल ही में 4 राज्यों में क्या हुए हैं, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, ये आपको हुए हैं अभी, जिसमें MP है, जिसमें राजस्थान है, जिसमें छत्तीसगढ़ है, जिसमें तेलंगाना है और जिसमें मिजोरम है। मिजोरम है कि मणिपुर है, मणिपुर है शायद, देख लेने के बाद ये आपको पता करना। चारों बताओ कौन कौन सी जगह पर अब चुनाव हुए हैं, चुनाव चल रहे हैं इस समय पर, ठीक है ना। चुनाव हो चुके हैं, उसमें बीजेपी जीत गई है, 3 राज्यों को दोबारा से हिंदी बेल्ट जो है फिर दोबारा से बीजेपी करण हो चुका है। राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार आ गई है, उसके पड़ोस में जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है ही, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है ही, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है ही, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है ही, ठीक है नहीं। तो अब बीजेपी करण हो गया पूरा के पूरा हिंदी बेल्ट का, ये आपको अच्छे से पता होगा। आई एम वेरी हैप्पी, चलिए बहुत अच्छी बात है, हैप्पी रहो, ये तो बहुत अच्छी बात है। मिजोरम, ठीक है नहीं, चलिए मिजोरम ही है तो चलो मिजोरम ही मान लेते हैं। और सारे लोगों को याद रखना है कि MP में कुल कितनी सीटें हैं, राजस्थान में कुल कितनी सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में कितनी है, तेलंगाना में कितनी है और मिजोरम में कितनी है, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है नहीं, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है नहीं। हाँ, तो मिजोरम में बीजेपी तो उधर का दक्षिण भारत में कर्नाटक को छोड़कर बीजेपी का अस्तित्व नहीं आता है, उधर कहीं वोट ही नहीं मिलते बीजेपी को, और जो हिंदी बेल्ट है। लेकिन हाँ ये जरूर है, अभी अपने आप बताना है तुम्हें अपने आप बताना, मैं तो बता ही दूंगा। मैं चाहता हूं कुछ चीजों को तुम अपने आप ढूंढो। देखो एक बार केवल न्यूज चैनल पर चले जाना, ठीक है, वहां पर लगातार आ रहा होगा, ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख के आ रहा होगा। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से देखोगे ना, अपनी मर्जी से देखोगे, अपनी आंखों से देखोगे, तो आपको निश्चित रूप से क्या होगा, याद हो जाएगा। सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा हूं, ठीक है नहीं, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित हुआ था। देखो विधायिका का अंतिम निर्वाचन कब हुआ था, यानी निर्वाचन, विधायिका के लिए निर्वाचन होता है ना,
ठीक है, चुनाव होता है ना, तो अंतिम बार चुनाव कब पड़े थे? 1919 के अंतर्गत। तो आप याद रखें 1945 में चुनाव हुए थे, और ये जो विधान परिषद के विधानसभा के सदस्यों ने ही संविधान सभा के सदस्यों को चुना था, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। समझ में आ गया नहीं? किसके आधार पर? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। ऐसा आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है नहीं? ओके, बस 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुक जाना बस। मेरी आवाज आ रही है नहीं? हाँ जी, आ जाओ दोबारा से, है ना? सर कहीं ना कहीं, सर कहाँ जाएंगे? सर तो यहीं रहेंगे, है ना? ये तो मैं आपको बता रहा था जनरली, ये आप पढ़ लेना एक बार, मैंने आपको बताया। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, किसने कहा था? ऐसे प्रश्न आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बताओ। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन है, ये किसने कहा था? अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न आप अच्छे से समझ लो, देख लो। जैसे प्रश्न पूछे गए थे कि नहीं, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्रपाल और महात्मा गांधी। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, जीवन श्वास है, जीवन श्वास है, याद रखना। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, ये किसने कहा था? अरविंद घोष ने कहा था। किसने कहा था? अरविंद घोष ने। इन्होंने ही क्या किया था? पुदुचेरी में जाकर क्या कर लिया था? अपना आश्रम बना लिया था। ये आपको अच्छे से पता होगा। इन्होंने राजनीतिक, ये क्रांतिकारी थे, समझ में आएगा नहीं? लेकिन इन्होंने संन्यास ले लिया था और फिर जाके पुदुचेरी में इनका आज भी आश्रम बना हुआ है। कभी जाने का मौका मिले तो चला जाना, है ना? तो अरविंद घोष ने यह बात कही थी। निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर BR अंबेडकर की मृत्यु हुई थी? बताओ। 15 दिसंबर 1956, 6 दिसंबर 1956, 6 नवंबर 1956 और 6 अक्टूबर 1959। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी बता दो, जल्दी। ओरवेला, ओरवेला नाम है, ओरवेला, ओरिवेला, ऐसे ही है ना? नीतू यादव, अमृता पांडे, शकीना, ठीक है, धनंजय, पूजा, अरशाद, स्मिता, कहकशा शेख। अब आगे आंसर बताओ, है ना? चलो, तो कब हुई थी इनकी मृत्यु? 6 दिसंबर 1956 को हुई थी डॉक्टर BR अंबेडकर की। संविधान सभा में इनका निर्वाचन कहां से हुआ था? तो पहला निर्वाचन हुआ था इनका पूर्वी बंगाल से। कहां से हुआ था? पूर्वी बंगाल से। और जब पूर्वी बंगाल पाकिस्तान बन गया तो फिर उनका निर्वाचन कहां से हुआ था? बंबई से हुआ था। यह प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है? और इनके गुरुजी थे, गुरुजी का नाम आम्बेडकर था, याद रखना, है ना? आम्बेडकर था गुरुजी का नाम इनके, उन्होंने अपना नाम इन्हें दिया था, ठीक है नहीं? तो इनके गुरु थे, उनका नाम भी आम्बेडकर था, ठीक है? उनके पूरे, उनके, ठीक है, याद है कि नहीं? और जब ये विदेश गए थे, जब इनके पास इतना पैसा नहीं था, तो एक राजा ने एक पैसा दिया था और उनको विदेश में भेजा था। तो याद रखो
कि हमारे संपूर्ण समाज में जिस प्रकार से बताया जाता है कोई किसी का सहयोग नहीं करता था, या कोई सब क्या करते थे एक दूसरे से, हाँ हमारे समाज में बुराइयां थीं लेकिन हमारे समाज में हर समय अच्छे आदमी रहे हैं, ठीक है, जो हर व्यक्ति को समानता की निगाह से देखने वाले व्यक्ति हमारे इसी समाज में रहे हैं, ठीक है नहीं। तो उन लोगों को भी हम खराब लोगों में उन लोगों की पहचान को धूमिल नहीं कर सकते, ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता रहस्य के लेखक कौन है? गीता रहस्य किसने लिखी है बताओ? अरविंद घोष ने, बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, या मोहनदास करमचंद गांधी ने? क्या होगा राइट आंसर बताओ? ठीक है नहीं, जल्दी बताओ गीता रहस्य किसने लिखी है? तो गीता रहस्य लिखी है आपकी, किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। ये क्या थे? ये हमारे गांधी जी से पहले सर्वमान्य नेता थे। इन्होंने धर्म का इंट्रोड्यूस किया था, हमारे क्रांतिकारी उसमें, क्योंकि पहले लोगों को ये लगता था कि अंग्रेज हमारे लिए भगवान के समान हैं, ये अंग्रेज गोरे हैं, अंग्रेज गोरे चिट्टे हैं, लंबे चौड़े हैं, तो इनको ये अधिकार दे रखा, ईश्वर ने इनको अच्छा बनाया है, इसका मतलब वो हमारे ऊपर शासन कर सकते हैं। हम अपनी पुरानी चीजों को भूल गए थे, तो इन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने हमारे लोगों के मध्य संचार किया कि देखो तुम अपने देवताओं को ही देख लो, तुम्हारे देवता पता है केवल अगर अच्छी बात करते हैं तो उनके हाथ में अस्त्र भी है, तुम गुलाम नहीं रहे हो, समझ में आएगा नहीं? अच्छी बात करो, लेकिन जब रामचंद्र जी के बारे में बता देखो उनके हाथ में धनुष भी तो है, अच्छी बात करते हैं तो ऐसे ही उन्होंने बताया कि ऐसा है कि तुम गुलाम नहीं रहे हो, तुम अपनी अस्मिता पहचानो, अपने इतिहास को पहचानो, तुम सर्वश्रेष्ठ जन हो, ठीक है। तो इन्होंने लोगों के बीच में संचार करने के लिए कि वह स्वतंत्र हैं, वह बहुत बड़ी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं, ठीक है, तो इन्होंने गणित उत्सव को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। याद रखना इनके बारे में अच्छी तरह से। होम रूल आंदोलन भी इन्होंने चलाया था, इन्होंने मराठा और केसरी नामक पत्रिकाएं भी लिखी थी, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लेकिन आपको पता असहयोग आंदोलन से पहले इनकी मृत्यु हो गई थी और एक तिलक फंड बनाया गया था, उसमें एक दिन में 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया था। आप यही सोच लो इनके नाम कितना था, लेकिन इन्होंने बहुत सारा काम किया असहयोग आंदोलन के लिए, उनके परिणाम को देखने के लिए जिंदा नहीं रहे थे ये, उसी टाइम इनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। खैर, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? ये बताओ। आर.सी. दत्त, हेनरी कॉटन, महात्मा गांधी और दादा भाई नौरोजी। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी बताओ। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, जगह जगह फैला दो, ठीक है, आग लगा दो, आग है ना आग लगा दो चलो बताओ, ये बताओ क्या आंसर होगा कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मेरा तो गला ऐसे बैठ गया, तो ऐसे बोल रहा हूं तो ऐसे करके जबरदस्ती सी आवाज निकालनी पड़ रही है। खैर चलो कोई बात नहीं है। तो राइट आंसर दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन है ये, ग्रैंड ओल्ड मैन, ठीक है। और ब्रिटेन में जाकर ब्रिटेन में सांसद बन गए थे, लिबरल पार्टी के सदस्य थे, कंजर्वेटिव पार्टी के नहीं थे, लिबरल पार्टी थी, ठीक है। उसकी टिकट पर जाके ये वहां पर सांसद बन गए थे। सोचो तुम यहाँ पे सांसद नहीं होने पा रहे हो, ब्रिटेन में जाके सांसद बन गए थे। ब्रिटेन में जाके देखा, ब्रिटेन के विकास को देखकर, इंग्लैंड के, लंदन के विकास को देखकर भौचक्के रह गए। अरे इतनी शानदार बिल्डिंग, इतनी बढ़िया बढ़िया रोड, कहां से आ रहा है इंग्लैंड के पास पैसा? फिर उन्होंने इस पर स्टडी करना शुरू कर दिया। उन्हें पता चला कि ये रुपया कहां से आ रहा है। ये रुपया आ रहा है भारत से। कहीं भी हम किसी देश में, मान लो कि हम भारत में रहते हैं, ठीक है, और भारत में हम क्या कर रहे हैं, इस चीज को हम बेच रहे हैं, हम भारत के लोग किसी चीज को बेच रहे हैं, इतना पैसा भी तो आ रहा है हमारे पास। हम जितने सामान को भेज रहे हैं उतना पैसा भी तो आ रहा है हमारे पास, हाँ है ना। तो हमारा निकल के आ रहा है कुछ नहीं। हमने 100 रुपए का सामान बेचा, 100 रुपये आ गए, बराबर 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 हुआ कि नहीं हुआ? बताओ जल्दी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर हुआ कि नहीं? हाँ हुआ सर, बिल्कुल अच्छी बात कह रहे हो। लेकिन एक बात बताओगे तुम मुझे, ये बताओ अंग्रेजों ने क्या किया? अब अंग्रेजों ने, अब हमने सामान बेचा, हमने कहां भेजा? इंग्लैंड में। अब इसको खरीद कौन रहा है? अंग्रेज, इंग्लैंड वाले। इस सामान को कौन खरीद रहे हैं? इंग्लैंड वाले। क्या इंग्लैंड से पैसा ला रहे हैं? नहीं। पैसा कहां से आ रहा है? किसानों से, लगान वाला पैसा। किसानों का सामान, किसान अपना सामान भी बेच रहे हैं, और पैसा कौन सा मिल रहा है? जो लगान से इंग्लैंड को दे रहे हैं, इंग्लैंड वालों को दे रहे हैं, ठीक है। और वही सामान कहां जा रहा है? इंग्लैंड में। अब इंग्लैंड से कुछ पैसा आया हमारे पास? नहीं, हमसे पैसा उगाया उन्होंने लगान के रूप में और हमें पैसा दे दिया।
क्या अंग्रेजों से कुछ पैसा आया? नहीं। तो हमारा तो धन जा रहा है ना, हमारे लौट कर कुछ नहीं आ रहा। इसी को तो धन निकासी कहते हैं, इसी को तो ड्रेन थ्योरी कहते हैं। यही तो ड्रेन थ्योरी है। बात समझ आएगी नहीं? यही ड्रेन थ्योरी है। यही मैं आपको बता रहा था, दैट्स द ड्रेन थ्योरी। धन निकासी का सिद्धांत। पैसा जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, आ कुछ नहीं रहा है। ये इन्होंने पहली बार बताया। उससे पहले तो सारे भारतीय मानते थे कि अंग्रेज बड़े अच्छे हैं, गोरे चिट्टे हैं, बढ़िया हैं। ठीक है, जो अंग्रेजी हैं वो और बढ़िया हैं। ठीक है, दिखने में अच्छी लगती हैं, ऐसे तो सोचते होंगे। समझ में आएगा नहीं? तो अब आप सोचिए, तो ये अंग्रेजों को बड़ा अच्छा मानते थे। पहली बार उन्होंने बताया कि अच्छा, अंग्रेजों को अच्छा मानते हो, मूर्खो। पहले समझ लो, तुम्हारे देश में दरिद्रता जो दिखाई दे रही है ना, तुम्हारे देश में जो गरीबी दिखाई दे रही है, वो अंग्रेजों के इसी सिद्धांत की वजह से है। ध्यान रखना। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऐसे प्रश्न आएंगे, अ नेशन ऑफ मेकिंग। तो ये किसने लिखी है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी है। बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेशन इन द मेकिंग। ठीक है, नेशन बन रहा है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखो, मेकिंग माने क्या होता है? बनना, और बनना ही यहां पे लिखा हुआ है, तो दोनों में ही याद रखना, नेशन बन रहा है। ठीक है, बन्ना जी। याद रखोगे नहीं रखोगे? बताओ, याद रखोगे नहीं रखोगे? याद रखोगे। स्पिनिंग टाइगर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? स्प्रिंग टाइगर, हु रोट द स्प्रिंग टाइगर, किसने लिखी है? ह्यूज टोए ने, लुई फिशर ने, बेब मिलर ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या होगा राइट आंसर? बताओ। ठीक है। राघवेंद्र जी। चलो पढ़ लो, जय जय कर ली हो तो बहुत देर से, है ना? चलिए, सिंह सुषमा, राघवेंद्र, चलो जय हो जय हो, मैंने बोल दिया। चलो अब तो मैं पढ़ लो, थोड़ा ध्यान दे लो इस पर, है ना? चलो, है कोई जो इसका जवाब दे? स्प्रिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? ह्यूज टोए, लुई फिशर, बेब मिलर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन होगा? ह्यूज टोए। ह्यूज टोए इज राइट आंसर। स्प्रिंग टाइगर इज राइट आंसर। ये आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है। तभी तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको। गिल्टी में गिल्टी ऑफ इंडियाज पार्टीशन, गिल्टी इन इंडिया यहां पर है। गिल्टी मैन ऑफ द इंडिया पार्टीशन, ये किताब किसने लिखी है? गिल्टी मैन इंडियाज पार्टीशन। बताओ, अगला प्रश्न ये है, गिल्टी मैन। ठीक है, यहाँ पे देखो अच्छा प्रश्न है, और इस अच्छे प्रश्न का आपको अच्छा आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि आप बड़े अच्छे व्यक्ति हो, है ना? अच्छे हो तो अच्छे अच्छे लोग अच्छे अच्छे सवालों का जवाब देते हैं। द गिल्टी मैन ऑफ द इंडिया पार्टीशन, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मौलाना अब्दुल कलाम, सरोजिनी नायडू। क्या होगा राइट आंसर? बताओ। फहरा दो तिरंगा, फहरा दो। ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर बताओ। ठीक है नहीं? चलो आंसर बताओ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, है ना? तो लोहिया ने लिखा है गिल्टी मैन ऑफ द इंडिया पार्टीशन। ठीक है नहीं? निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता? ये बताओ, कुंभ मेले का आयोजन कहां पर नहीं होता? अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये है, तो बताओगे कि किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है? कुंभ मेला 12 वर्ष बाद लगता है, 4 स्थानों पर लगता है, हर जगह 4 यानी 3 साल बाद लगता है ना? और प्रयागराज का कुंभ मेला सबसे बड़ा है, ये आपको पता होगा। तो आपको पता होना चाहिए बनारस में नहीं लगता है, ये नासिक, हरिद्वार, प्रयाग और एक और जगह और लगता है। बताओगे? हरिद्वार और प्रयाग में तो लगता है, नासिक में लगता है, एक और जगह और लगता है। क्या उज्जैन में लगता है कि नहीं लगता है? बताओ, उज्जैन में लगता है नहीं लगता? उज्जैन। तो अगला एक और क्या? उज्जैन। ठीक है। कुंभ का मेला कौन से ग्रह की गति के आधार पर लगता है? तो आप याद रखना, बृहस्पति। बृहस्पति। ठीक है। बृहस्पति सूर्य का चक्कर 12 वर्ष में लगाता है और 12 वर्ष में ही ये होता है। नासिक आपको गोदावरी नदी के किनारे मिल जाएगा, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, और गंगा यमुना के प्रयाग पर प्रयागराज है, और शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन है। ऐसे आपको याद रखना होगा। महाकालेश्वर मंदिर है यहीं पर उज्जैन में, ये भी आपको अच्छे से याद रखना। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये है, पोंगल किसका
ठीक है, त्योहार है बताओ। पोंगल आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, महाराष्ट्र का या केरल का? पोंगल। तो पोंगल क्या होगा राइट आंसर? तो आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। मकर संक्रांति को तो कहते हैं पोंगल, है ना। तमिलनाडु पोंगल। गल 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 कहीं से आ रहा है, कहीं से गल मिल, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है लेकिन छोड़ो, ठीक है। तमिलनाडु याद रखना, तमिलनाडु, तमिलनाडु। आगे चलते। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है, बताओ। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है। तमाशा देखा ना, अरे कहाँ जा रहे हैं? तमाशा देखने जा रहे हैं, तमाशा बोलते हैं ना, तमाशा लेने देखने जा रहे हैं। वार्ड मेंबर चश्मा लगाएं चलिए ओके, बताओ। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है किससे? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में होता भैया तमाशा। तमाशा देखना है तुम्हें तो महाराष्ट्र चले जाओ, तमाशा ही तमाशा दिखाई देगा। वैसे ही वहाँ पर एक महिला रहती है, उसका नाम है कुछ, ठीक है। तमाशा करने वाली वहाँ पे तो बहुत हैं, तुम्हें पता ही है। बॉलीवुड की बहुत सारी एक्ट्रेस तमाशा ही तो करती रहती हैं, है ना तमाशा क्वीन किसी को कहा जाता है? बताओ कौन सी हीरोइन को कहा जाता है तमाशा क्वीन? ठीक है। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है, लोसांग, ठीक है। लो माने क्या होता है? कम। लो माने क्या? कम। कम कहां पर आ रहा है? सिक्किम। तो राइट आंसर क्या होगा? सिक्किम। लो शांग, ठीक है नहीं, लो शांग। लो माने कम, कम माने सिक्किम। तो इस तरह से आप याद कर लेना, भूलोगे नहीं। महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह कौन थे? ये तो आप बता दोगे ना, बताइए। महाभारत के महानायक अर्जुन। अर्जुन पूरे महाभारत में एकमात्र ऐसा वीर है जिसने कोई भी युद्ध नहीं हारा था, ये आपको याद रखना है। पूरे महाभारत में एकमात्र ऐसा योद्धा जिसमें सीखने की ललक थी, जिसमें बिल्कुल भी घमंड नहीं था, ठीक है, वो व्यक्ति अर्जुन था, ये आपको ध्यान रखना है। और एक बार क्या हुआ था कि मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों, क्योंकि एक बार द्रोणाचार्य के लिए उनकी पत्नी खाना लेके आई रात में, तो अंधेरे में खाना लेके आई। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि देखो एक काम करना, ऐसे अंधेरे में कभी भी अर्जुन को खाना मत देने जाना। उन्होंने कहा क्यों? अर्जुन को अंधेरे में खाना क्यों नहीं दूं? कि देना मत, क्योंकि जब हम अंधेरे में खाना खाते हैं ना, तो हमें अंधेरा है लेकिन फिर भी जो हम कौर है, जो हम खाते हैं, वो आराम से हमारे मुंह में चला जाता है। अर्जुन को अगर ये दिमाग में आ गया कि नहीं, ये तो आंख बंद करके भी हम खाना खा सकते हैं, यानी आंख बंद करके हम साधना कर सकते हैं, यानी तीर मार सकते हैं आंख बंद करके, तो फिर तो अर्जुन इसके पीछे पड़ जाएगा, पागल वैसे ही है, वो लगातार काम करता रहता है। अर्जुन इस बात को सुन रहा था, ठीक है। तो अर्जुन जब द्रोणाचार्य सुबह उठे तो 3 बजे रात के अंधेरे में ही कहीं से बाणों की आवाज आ रही थी। वो पहुंचे, उन्होंने देखा अर्जुन है, और अर्जुन लगातार मेहनत करता था, लगातार मेहनत, सबसे सीखता था, समझ गए नहीं? ऐसे ही मैं तुमसे कह रहा हूं, ऐसे शिष्य बनो, अर्जुन से शिष्य बनना सीखो कि शिष्य सबसे अच्छा कैसे बना जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या है? अर्जुन के पितामह कौन थे? विचित्रवीर। विचित्रवीर और चित्रवीर। और विचित्रवीर और चित्रवीर जो थे, उन्हीं के कौरव और पांडु थे। और कौरव और पांडु के बाद तो ये आपको पता ही होगा कौरव के कौन थे और इनके कौन थे, ठीक है, धृतराष्ट्र और ये, ठीक है, विचित्रवीर, है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चले। कालिदास सम्मान किस क्षेत्र के में योगदान हेतु दिया जाता है? कला, खेल, चिकित्सा, शांति। बताओ क्या होगा राइट आंसर? बताओ। एक टीचर भी वही अच्छा बनेगा, एक बात याद रखना, जिसमें शिष्य बनने की अच्छी क्षमता होगी वही अच्छा बन सकता है। और अहंकार यही दुनिया में पता है विनाश का कारण होता है, यही नहीं करना चाहिए बस। कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है? कला, खेल, चिकित्सा और शांति। बता दीजिए, बता दीजिए, है ना। चलो नहीं बता पाओ तो भी बता दो, बाकी वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। कला के क्षेत्र में दिया जाता कालिदास सम्मान, सीधी बात है, लिखने के क्षेत्र में दिया जाता होगा। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? क्या प्रश्न कर पा रहे हो? ये बता दो मुझे पहले तो।
क्या प्रश्न कर पा रहे हो? हाँ है ना? आप कहोगे सर आज नई तरह के प्रश्न आप लेके आ गए हो, है ना? तो बिल्कुल मुझे पता है, मैं पता रातों में मुझे नींद नहीं आ रही है आजकल तुम्हारी वजह से। मैं सोच रहा हूँ क्या क्या तुम्हें करा दूं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, हर एक प्रश्न मेरे ही पढ़ाई में से आ जाए, ठीक है नहीं? इसलिए मैं अलग अलग से बहुत सारे प्रश्नों को ढूंढ रहा हूँ, ठीक है? और बहुत जल्दी ही हम एक नया बैच शुरू भी करने वाले हैं, जो तुम्हारा अगस्त में बिहार शिक्षक भर्ती का जो बैच शुरू होगा ना, उसके लिए भी, है ना? तो आप याद रखना, अब जो योग्यता जिनको मिल जाए, ठीक है, तो वो उनके लिए भी हम शुरुआत कर देंगे, क्यों अब हमें पूरा टाइम मिलेगा। अब तक हमें टाइम नहीं मिल रहा था, एक एक महीने में पूरा कोर्स खत्म करवाना पड़ रहा है, तो मजबूरी थी। तो अब हम क्या करेंगे, पूरा के पूरा फिनिशिंग करवाएंगे बढ़िया तरह से एक एक टॉपिक को, है ना? और उसको लेके आप आराम से बिहार फिहार के पेपर तो आराम से निकाल दोगे, बीपीएससी तो, ठीक है नहीं? सर घमंड और विश्वास, कॉन्फिडेंस में क्या अंतर है? घमंड और विश्वास कहो, ठीक है? विश्वास ये है कि मेरा बेटा आईएएस बनेगा, और घमंड ये है कि मेरा बेटा ही आईएएस बनेगा। समझ आएगा नहीं? बस इतनी बात समझ लो, और क्या बताऊं तुम्हें, ठीक है? आंसर क्या है इसमें? नरगिस दत्त, ठीक है? इन्हीं को पद्मश्री पुरस्कार मिला था, सुनील दत्त की पत्नी थी, और इन्हीं का सुपुत्र है संजय दत्त। संजय दत्त अगर मूर्ख नहीं होता, पागल नहीं होता, कहना नहीं चाहिए, अगर वो इस तरह से ये अपराध वगैरह अपराध में शामिल नहीं होता, ये मूर्खता नहीं करता, तो ये इससे पता अगला अमिताभ बच्चन यही होता, सुनील दत्त, वो संजय दत्त। बहुत बेहतरीन एक्टर, ठीक है, लेकिन उन्होंने इसने अपनी ज़िंदगी को पूरी की पूरी बर्बाद कर लिया, जिससे जेल में रहना पड़े ऐसे 2 साल, तो ठीक है? तो वो तो समझ लो कि क्या कहें, लेकिन दोषी ठहराया गया था, तो दोषी ठहराया गया था, कहीं ना कहीं तो इसका रोल रहा होगा। लेकिन एक हमारे बॉलीवुड ने एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर को खो दिया इसी के चक्कर में। क्या निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न का सम्मान प्रदान नहीं किया गया था? बताओ, भारत रत्न किसको नहीं मिला है? ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, सत्यजीत रे को, लता मंगेशकर को, राज कपूर को। बताओ क्या होगा राइट आंसर, बता सकते हो? चलिए जल्दी बताओ, ठीक है, जल्दी बताओ। याद नहीं रहता। गाना गाया करो, तुम्हें याद ना आया। लोग तो गाना गाते तुम याद ना आया करो, हैं? और कुछ लोग ये गाना गाते कि हम, कौन सा गाना है वो? याद, मैं गाना भूल जाता हूँ आजकल कुछ दिनों से। निम्न में से किसे भारत रत्न का सम्मान नहीं मिला है? तो राज कपूर, शोमैन राज कपूर, इनको नहीं मिला है, ठीक है नहीं? शोमैन राज कपूर, इनको नहीं मिला है। बाकी सबको भारत रत्न का पुरस्कार, वो सम्मान मिल चुका है, याद रखना। रिंकी कुमारी जी को डर लग रहा है, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में कोई चाकू लेके बैठा हुआ है, इसके पेट में भोग देगा कि ऐसा है, अब तू आ गई, ठीक है, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं जाने दूंगा यहाँ से। अरे डर क्या है, बात क्या है बताओ? पेपर देने जा रहे हो, सब भी पेपर देने जाएंगे, इतने सारे पेपर देने जाएंगे, तो वो तुम्हारे साथ थोड़ी, वो सबके साथ है ना, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? जो सबके साथ होना है वो, तो इससे क्या डर है? इसमें डर की क्या बात है? प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया था? बताओ, 51 में, 53 में, 54 में या 56 में? भारत रत्न पुरस्कार पहले तो याद रखना है, भारत रत्न पुरस्कार है ना, ये आर्टिकल 18 के अंतर्गत गठित किए गए हैं। आर्टिकल 18 में था उपाधियों का अंत, यानी एंड ऑफ टाइटल। तो हमने सारी उपाधियों का अंत कर दिया था, केवल और केवल शिक्षा की उपाधियों को छोड़ा था, और इसके अलावा सेना की, इसके अलावा सारी उपाधि नष्ट कर दी गई थी, और 4 नए पुरस्कार घोषणा की गई थी 1954 में, जिसमें से भारत रत्न सर्वोच्च पुरस्कार है, पीपल के पत्ते पर, ठीक है, दिया जाता है, ये आपको पता होगा। और इसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये 4 अवार्ड बनाए गए थे, ठीक है नहीं, 1954 में, और तभी से ये देना प्रारंभ हुआ था। ऐसा आप लोगों को याद रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में, सिनेमा में, शास्त्रीय संगीत में और थिएटर में? क्या होगा राइट आंसर, बताओ जल्दी आंसर बताओ। कितने लोग इसका सही आंसर बताएंगे कि स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में, सिनेमा में, राष्ट्रीय संगीत में और थिएटर में? तो राइट आंसर याद रखो, स्वर्ण कमल गोल्डन जो लोटस होता है वो दिया जाता है सिनेमा में, है ना। इसमें क्या सिनेमा, सिनेमा तो जानते होगे ना। तो चलो
अब आगे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में नया संविधान बनाने के लिए जनमत संग्रह किया है? ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है और इन प्रश्नों के आने की संभावना है पूरी पूरी। तो पूरी संभावना को और भी पूरी बना दो, याद रखना, ठीक है। चलो, कहां पर नया संविधान? तो नया संविधान कहां पर बनेगा? उज्बेकिस्तान। कहां बनेगा? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में नया संविधान। उज्बेकिस्तान में क्या है? नया संविधान है। उज्बेकिस्तान में क्या है? नया संविधान है, याद रखना। उज्बेकिस्तान में नया संविधान है। और उज्बेकिस्तान की राजधानी एक बार मुझे सारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। उज्बेकिस्तान ये वो राजधानी है जहां पर हमारे एक पीएम की मृत्यु हुई थी, ये भी आपको शायद पता होना चाहिए। उज्बेकिस्तान, ठीक है नहीं? इस पे एक फिल्म भी बनी है उज्बेकिस्तान की राजधानी पर। चलिए उसका जरूर मुझे आंसर बताइए, जल्दी बताओ, है ना? उज्बेकिस्तान, नया संविधान। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में B-52H बम वर्षकों को शामिल करने हेतु एक द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किया है? अगला प्रश्न ये है, ठीक है नहीं? ताशकंद। ताशकंद इज राइट आंसर। वाह, गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, है ना? चलो, तो आप यहां पर भी याद रखो। दक्षिण कोरिया और अमेरिका, ठीक है नहीं? दक्षिण कोरिया और अमेरिका है, ठीक है। B-52H, B-52H बम वर्षक, ठीक है। इन दोनों ने क्या किया है? ये एक अभ्यास किया है, इसमें इसको शामिल किया गया था। नाटो ने पहली बार उत्तरी अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 5 को कब लागू किया था? नाटो, 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 एक गाना भी तो है, नाटो नाटू 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 गाना। नाटू नाटू गाने को भी ऑस्कर अवार्ड मिला था, ये तो आपको पता है। नाटू नाटू, है ना? डांस कर लेते हो ना कोई नाटू नाटू पर? है तुम में तो कोई नाटू नाटू पर डांस करने वाला महान खिलाड़ी, महान, ठीक है? बताओ, 2001 में अनुच्छेद 5 को लागू किया था, है ना? याद रखना, एक पर अगर हमला होगा तो सब पर हमला माना जाएगा, याद रखना, है ना? चलिए, बिहार में अंग्रेजी उपन्यास आजादी का मैथिली में अनुवाद करने के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार जनवरी 2023 से सम्मानित किया गया है? ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। अंग्रेजी उपन्यास आजादी का मैथिली में अनुवाद, ठीक है, करने के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है ये आपको पता होना चाहिए। रत्नेश्वर मिश्र को मिला है, ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है रत्नेश, ठीक है नहीं? साहित्य अकादमी रत्नेश, ऐसे करके याद रखना, रत्नेश मिश्र, है ना? काम किया करो, तुम्हारा भी नाम कभी करंट अफेयर्स में आए और हर कोई तुम्हारे नाम को अपनी कॉपी पे लिखे, कुछ ऐसा कर जाओ, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? ये प्रिंट होते हैं इसलिए पता है, ऐसे नहीं दिखाई देंगे, लेकिन ये साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसका वो बना लो, थोड़ा सा बड़ा कर लो इसे, और पूरे पे कर लिया करो, पूरे पे। मुझे इतने साफ दिख रहे हैं कि मैं क्या बताऊं, है ना? मेरी नज़र नहीं हट रही है इससे। आगे चलते हैं। नीति आयोग के सीईओ सुब्रमण्यम ने हाल ही में किसके साथ, नीति आयोग के सीईओ कौन है इस समय पर? सुब्रमण्यम। पहले कौन थे? अरविंद पगडंगड़िया, ठीक है। नीति आयोग क्या है? एक क्या है? ये गैर संवैधानिक संस्था है, ये भी आपको पता होगा। इसका उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में? किसी में भी नहीं है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो किसके साथ भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको याद रखा, सौम्य शारपन द्वारा, सौम्य शारपन के साथ किया है सतत विकास। तो सतत विकास दिखाई देना चाहिए। ये सबको नहीं दिखाई दे रहा है कि इन्हीं को नहीं दिखाई दे रहा है? 144 में ध्यान दिखाई नहीं देगा, ये मैं बार बार बता रहा हूं, किसी को भी 144 में दिखाई नहीं देगा। चलो ज्यादा क्वेश्चन करा दे रहा हूं। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन 19 दिसंबर 2022 को समाप्त हुआ, कहां पर हुआ था? कोप 15 कब हुआ था ये आपको बताओ। कोप 15, ठीक है नहीं? ये कोप 15 कहां पर हुआ था ये आप बताओ। क्लियर तो है? क्लियर है सब, ठीक है। तो याद रखो, मॉन्ट्रियल में हुआ था 2022, दोबारा मॉन्ट्रियल में हो गया, ठीक है नहीं? मॉन्ट्रियल में
कोप 19 हुआ था, ये भी आप याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब पेपर में जाओगे तो छपा हुआ मिलेगा, पेपर में छपा हुआ मिलेगा, ध्यान रखना, है ना। भारत ने किस देश के साथ उस देश में 42,000 भारतीय श्रमिकों को अनुमति देने के लिए गतिशील समझौते पर हस्ताक्षर किया है? अगर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं कि उस देश में 42,000 भारतीय श्रमिकों को अनुमति देने के लिए एक गतिशीलता समझौता हस्ताक्षर किया है। किसके साथ? इजराइल के साथ। इजराइल के साथ, इजराइल के साथ क्या किया है? 42,000 भारतीय श्रमिकों को अनुमति देने के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है। इसराइल, ठीक है, इसराइल, इजराइल, इजराइल, है ना, याद रखना है। किसने अफ्रीका देशों के साथ व्यापार प्रौद्योगिकी संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है? बताओ। हम अफ्रीका को बहुत कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है नहीं। आपने देखा होगा कि जो चाइना है, ठीक है, चाइना भी ऐसा नहीं कि अफ्रीका के साथ कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन अफ्रीका के साथ वो क्या करता है, वो हमेशा पैसा कमाने के चक्कर में रहता है। लेकिन हम इसको काबिल बना रहे हैं, हम इसको पुल बना के नहीं दे रहे हैं, पुल बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है नहीं। हम इसको प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ताकि ये अफ्रीका अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। इसलिए भारत की पहुंच और पैठ अफ्रीका में बहुत ही बेहतरीन और इज्जत के साथ देखा जाता है भारत को। वही चाइना पैसा देता है और चाहता है कभी काबिल न बने, हमेशा मेरे ऊपर निर्भर रहे, ठीक है। हमारी सोच और चाइना की सोच अलग है। हम वसुदैव कुटुंबकम वाले देश हैं। हम ये कहते हैं कि संपूर्ण विश्व का विकास होगा तो हमारा तो विकास निश्चित होना है ना। खैर, उन मूर्खों को, चाइना वाले मूर्खों को बताना चाहिए कि भारत से दर्शन सीखें, ठीक है। दर्शन में भारत से बड़ा दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं पैदा हुआ अभी तक। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल इज राइट आंसर, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। बताओ, मिस्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? कौन सा है? तो कौन सा आपको याद रखना है? ऑर्डर ऑफ द नाइल है, ऑर्डर ऑफ द नाइल। एक बात याद रखना, पहला, ठीक है। दूसरा क्या है कि मिस्र कहाँ पर है? अफ्रीका में है। सुएज कैनाल कहाँ पर है? मिस्र में है। मिस्र में गीजा के पिरामिड है। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा है, ठीक है। और उसका सर्वोच्च सम्मान क्या? ऑर्डर ऑफ नाइल। मिस्र के इस समय पर सर्वोच्च व्यक्ति कौन है? उनका नाम है राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, ठीक है नहीं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वे व्यक्ति हैं जिन्हें लगभग सभी देशों के सर्वोच्च पुरस्कार मिल चुके हैं। तो यही भारत के प्रधानमंत्री की स्वीकारोक्ति पूरे विश्व में दिखाई पड़ती है। इसी तरह से आपको पता चलता है ना। ऑस्कर के लिए नामांकित लघु फिल्म चंपारण मटन के निर्देशक कौन है? बताओ। एक और प्रश्न जो आपके जीवन को बदल सकता है, क्यों एक एक नंबर आपके जीवन में। सोचो, जिस लड़की के 56 नंबर थे और 57 की कट ऑफ गई थी, उसके जिंदगी जीवन पर क्या बन रहा होगा। एक नंबर से एक व्यक्ति को 50,000 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे और एक नंबर की वजह से ये इसको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा सरकार से। तो एक नंबर की अहमियत को पहचानो। एक नंबर आपके जीवन को बदल सकता है, जिंदगी बदल सकता है और आपको अर्श से फर्श से अर्श पे पहुंचा सकता है, याद रखना। तो इसके कौन है निर्देशक? रंजन कुमार हैं। चंपारण मटन, ठीक है नहीं, चंपारण मटन। तुम में से कोई चंपारण का है? कोई तुम में चंपारण का है? आपको याद रखना चाहिए। चंपारण का कोई है? चंपारण में मटन खाया जाता है कि नहीं? ठीक है, चलिए। कौन सा विवाद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? कौन सा विवाद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? गोलकनाथ, पश्चिमी बंगाल बना भारत संघ, शर्मा बनाम कृष्णा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा बताओ? ठीक है नहीं, क्या होगा बताओ, जल्दी बताइए। कितने लोग वहां से हैं? कौन सा विवाद मौलिक अधिकारों से है? तो गोलकनाथ का मामला मौलिक अधिकारों से है। गोलकनाथ के केस में कहा था कि संसद अपनी संविधायी शक्तियों का प्रयोग करके मौलिक अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकता, मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकता, ऐसा कहा था गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने। ये आपको याद रखना 1967 में, ठीक है ना। 368 किससे संबंधित है? यानी अनुच्छेद 368। ये अब जीएस वाले प्रश्न चल रहे हैं, जीएस वाले प्रश्न जो है ना वो,
ठीक है। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से, संवैधानिक संशोधन से, उच्चतम न्यायालय, ठीक है, राज्य सरकार। तो आपको पता है कि 368 में क्या दे रखा है? संवैधानिक संशोधन दे रखे हैं। संवैधानिक संशोधन क्या है? एक विधेयक है जो कहां पर दे रखा है? भाग 20 में दे रखा है। ठीक है। हमें संविधान में संशोधन करने की हमारे पास मुख्य रूप से दो विधियां हैं। संवैधानिक संशोधन करने का अधिकार किसे है? संसद को है। क्या विधानसभा संवैधानिक संशोधन कर सकती है? नहीं। क्या राज्य संवैधानिक संशोधन कर सकते हैं? नहीं। ठीक है। कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। कैसे कर सकता है? दो प्रकार है संसद के पास। एक तो क्या है? उपस्थित और मत देने वालों का 2/3, यानी विशेष बहुमत से यह संविधान के प्रमुख उपबंधों को बदल सकता है। उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 क्या होता है? ये मैं आपको बता चुका हूं। और दूसरा है कि विशेष बहुमत, ठीक है, और 50% विधानसभाओं की सहमति। अगर आप बड़ी बड़ी चीज़ों को, यानी केंद्र और राज्य के संबंध की कोई भी चीज़ें है उसको बदल रहे हो, तो उसमें विशेष बहुमत तो चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ चाहिए, वो ये चाहिए कि विधानसभा जो होती है हमारी, जिसमें एमएलए बैठते हैं, 50% उनका भी समर्थन होना चाहिए, तब जाकर। जैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित कोई चीज़ हो, ठीक है, अगर 7वीं अनुसूची इनसे कुछ चीज़ें बदलनी हो, आर्टिकल 368 में कोई परिवर्तन करना हो, ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें केंद्र राज्य संबंधों के मध्य में, तो सबके लिए विशेष बहुमत होना चाहिए। और साथ ही साथ मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, वो जरूर होनी चाहिए, यानी 50% जो विधानसभा है उनकी सहमति। संवैधानिक संशोधन विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी पेश किया जा सकता है और इस पर राष्ट्रपति अपनी सहमति के लिए बाध्य है। बाध्य यानी ऐसे बिल में उसे वीटो पावर नहीं मिले, उसे वो करना ही पड़ेगा। कि लोकसभा राज्यसभा दोनों को बिल्कुल बराबर अधिकार है, इसमें किसी को कम या ज़्यादा नहीं। संयुक्त अधिवेशन इसमें नहीं बुलाया जाता। और अब तक 106 संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं, ये आपको पता होगा। 106 जो है वो महिलाओं से संबंधित है। 106 किससे है? महिलाओं से संबंधित है। 105 किससे है? SC ST से संबंधित है। ठीक है, नहीं, 105 किससे संबंधित है? स्टेट से संबंधित है। 104 SC ST से संबंधित है। 103 GST से संबंधित है। 102 बैकवर्ड क्लास के लिए है। इसमें 101 यहाँ पर क्या है? GST तो ये है EWS से, EWS। और 100 किससे है? बांग्लादेश से संबंधित है। ठीक है, नहीं, ये आपको याद रखना, दोबारा बता दे रहा हूं। जो 100 है, 100 किससे संबंधित है? बांग्लादेश से। ठीक है। 101 किससे संबंधित है? GST से। 102 किससे संबंधित है? BC यानी बैकवर्ड क्लास से। 103 किससे संबंधित है? EWS से। 104 किससे संबंधित है? SC और ST से। 105 किससे संबंधित है? स्टेट से। 106 किससे संबंधित है? ये आपको वुमेन से, यानी महिलाओं से, ये आपको ध्यान रखना। महिलाओं को 33% जो आरक्षण दिया गया है लोकसभा में, उसके लिए 106वां संविधान संशोधन हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। ये 100 नहीं है, 101 है। GST 100 नहीं है, 101 है। थोड़ा सा दिमाग चलाओ अच्छे से, पोड्डार जी, गलत मत याद रखो। सर आपको कैसे याद रहता है? जैसे है मुझे चलो तुम्हें याद करवा दूं। देखो, बांग्ला को कैसे लिखा जाता है? ऐसे तो लिखा जाता है। देखो, एक पर क्या लगा दो? 2 जीरो लगा दो, क्या बन गई? B, तो बांग्लादेश। ये 101 क्या है? GST। GST क्या है? करों का एकीकरण। क्या है? करों का एकीकरण। एक आ रहा है कि नहीं? तो 101। यहां पर क्या है? BC यानी 2, तो 2। यहां पे 3 तो 3। यहां पर 4 SC ST 4। यहां पे स्टेट यानी 5 तो 5। और ये नया हुआ है तो वैसे याद रहेगा। ठीक है। स्टेट को अधिकार है, वो किसी भी जाति को बैकवर्ड घोषित कर सकता है, ये दे रखा है। बैकवर्ड घोषित कर सकता है, ये दे रखा है स्टेट में। ठीक है, नहीं, पंचायत में तो पहले ही था। अब लोकसभा में 33% आरक्षण दे दिया। इस बार जो नए लोकसभा के इलेक्शन होंगे उसमें महिलाएं ज्यादा खड़ी होंगी, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। सर तो गजब है, तुम्हें पता नहीं, अभी सर की तुम्हें सारी खूबियां तो पता ही नहीं है अभी, है ना। चलिए, संसद का विशेष बहुमत क्या दर्शाता है? ठीक है, 2/3 सदस्य उपस्थित और मतदान करने वाले। ठीक है, उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3, है ना। चलिए,
भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का संकेंद्रण किसका उल्लंघन है? अगर धन किसी एक के पास जाएगा तो एक अमीर हो जाएगा, एक जब अमीर हो जाएगा तो बाकी गरीब हो जाएंगे। सीधी बात है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 39 है, 39 में ए बी सी, यानी इसमें दे रखा है भौतिक संसाधन, नहीं सबसे पहले दे रखा है जीविका, जीविका के बाद दे रखा है भौतिक संसाधन, ठीक है नहीं, धन, फिर उसके दे रखा है वेतन और स्वास्थ्य। ये दे रखा 39A, 39B, सी, डी और ई में, ठीक है नहीं। ये डीपीएसपी है, डीपीएसपी का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 का ए बी सी डी ई, या हो गया 4 हो गए, ए बी सी डी ई। तो यहाँ पे देखो जीविका का, जो जीविका के साधन है उसका समान रूप से वितरण, ठीक है, भौतिक संसाधनों का समान रूप से वितरण, धन का समान रूप से वितरण। यहां पर क्या कह रहा है? संकेंद्रण, मतलब धन समान रूप से वितरण नहीं, एक के अंदर चला जाए सारा धन, ठीक है, तो असमान वितरण हो जाएगा ना। तो धन का समान वितरण 39C में दे रखा है। सभी को समान वेतन, तो समान वेतन किस में दे रखा है? 39D में। सभी को बेहतरीन स्वास्थ्य मिले, किसी के स्वास्थ्य का गलत फायदा न उठाया जाए, तो ये है, ठीक है। तो 39 में दे रखा है ये जीविका, भौतिक, धन, वेतन और स्वास्थ्य। जीविका, भौतिक संसाधन, धन, वेतन और स्वास्थ्य। जीविका, ठीक है, भौतिक संसाधन, धन, वेतन और स्वास्थ्य, ठीक है नहीं। वेतन का दे रखा है समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। पहले धन दे रखा, धन, वेतन और स्वास्थ्य, याद रखना। डी में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात हो रही है, वो भी यहीं पर होती है, हो रही है। वेतन का समान वितरण, ठीक है, धन का समान वितरण, संसाधनों का समान वितरण, जीविका के साधनों का समान वितरण, इतना दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो जीविका पार्जन, भौतिक संसाधन, धन, वेतन और स्वास्थ्य, धन, वेतन और स्वास्थ्य, धन, वेतन और स्वास्थ्य, ऐसे याद रखना। जीविका, ठीक है, भौतिक संसाधन, धन, वेतन और स्वास्थ्य, ये आपको याद रखना है, याद रखना है, ठीक है, ध्यान भी रखना है। चलें आगे चलें। कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता के बारे में बात करता है? अवसर की समानता किस में है? ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं। अवसर की समानता कहां पर है? 16 में दे रखी है, ठीक है। अवसर की समानता यानी अगर कोई सरकारी नौकरी लगती है तो सबको अवसर दिया जाएगा, सबके लिए फॉर्म निकलेगा। एनिमल मूवी देख लिए सर जी? बिल्कुल नहीं देखे अभी, ठीक है। अगर तुम में से कोई आओ देखने के लिए तो मैं चलूं। कितने लोगों को मूवी देखनी है तो आ जाना, वो यहाँ पे मैं दिखा दूंगा, है ना। चलिए चलिए और चलिए आगे, है ना। यहाँ पर है पुरस्कार हुए थे अभी, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार, राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार। क्या है इसका राइट आंसर? केवल 4 युग्म सही हैं। राष्ट्रीय किताब है RRR है, राष्ट्रीय संगीत किरवानी है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक भी तो किरवानी को ही तो मिला है निर्देशक। केवल 4 युग्म सही, बताना इसमें गलत कौन सा है? ऋतु कुमारी मेरे पास कॉल कर लेना तो बता दूंगा मैं, और क्या है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अब बताओ। वैसे मुझे भी सब सही लग रहे हैं, ये वैसे सब सही है। अब मुझे कुछ में कुछ गलत नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि फीचर फिल्म भी रॉकेटरी थी, सही है। अभिनेता भी अल्लू अर्जुन है, राष्ट्रीय एकता पर भी RRR है, सबकी संगीत निर्देशन किरवानी को ही मिला है, ठीक है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सर्वश्रेष्ठ
अरे सर तो दिख रहे हैं, लेकिन अब जो सर हैं उनकी क्लास हो गई है, जबकि मैंने कही थी भी 1.5 घंटे क्लास होगी, लेकिन आज थोड़ा कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया है, इसलिए यहाँ पर आप याद रखना। तो इसके बाद में आगे कराऊंगा। और हाँ, मेरे टेलीग्राम पे जुड़े रहना सारे लोग, मेरे टेलीग्राम पे जुड़े रहना। हो सकता है रात में मैं आपको करवाऊँ, ठीक है। आपको NCERT 1-2 घंटे में आपको NCERT पढ़ा दूंगा, ठीक है नहीं। तो जितने भी आपको हो पाएगा वहाँ NCERT करा दूंगा मैं। चलिए, तो बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। आप सब लोग मस्त रहें, ठीक रहें। और इसकी PDF चाहिए तो SST विद राज राणा टेलीग्राम पर आप जरूर जुड़ जाना, है ना। हाँ, चलिए।